हेलो दोस्तों, आपके सामने फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट। टेक्निकल एरर होने की वजह से किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो बीच में स्टेप थे वो कुछ स्टेप्स रह गए थे, उसी चीज़ को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। जो उस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए थे उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। उस एग्जाम्पल को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो जो एग्जाम्पल था डेट इज़ कॉल्ड ए हैबर्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस थी? हैबर्स प्रोसेस। क्या कहती है हैबर्स प्रोसेस? नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म। रिएक्शन कैसे रही होगी? रिवर्सिबल। ये एरो कैसा होता है? रिवर्सिबल कंडीशन को दिखाता हुआ नजर आता है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो हमें टेम्परेचर लगा होगा वो टेम्परेचर कितना लगा होगा जी? 773 केल्विन। प्रेशर जो लगा होगा वो कितना लगा होगा? 200 एटमोसफेयर। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करने की क्षमता रखता हो, डेट इज ए कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट लगा होगा आपका, वो कैटलिस्ट कौन सा है? क्या तो वो आयरन हो सकता है, या फिर आपका जो दूसरा है हाल ही में उसको इस्तेमाल किया जाता है, डेट इज कॉल्ड मोलिबिडनम। कौन होता है जी? मोलिबिडनम। आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट से ये कंपोनेंट बिलोंग करता है, ये मेटल बिलोंग करती है। तो मैं कह सकता हूँ जी कैटलिस्ट यहाँ कौन रहा होगा? क्या तो आयरन रहा होगा या फिर क्या रहा होगा? मोलिबिडनम। यहाँ पे सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं? वाई वी नीड बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। भाई पेपर में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, वाई डू वी रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन? वाई डू वी बैलेंस a given chemical equation? Why do we balance a given chemical equation? भाई किसी भी गिवन केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस ही क्यों करते हैं? तो सबसे छोटा और सटीक आंसर आपको पेपर में जो रीजन लिखना है वो क्या रहा होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लिखोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है जी? ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। ना तो मास का आप क्या कर सकते? क्रिएशन कर सकते, ना उसका क्या कर सकते? डिस्ट्रक्शन। लेकिन जी मुझे पढ़ना है केमिकल की फॉर्म में। किस फॉर्म में? केमिस्ट्री की फॉर्म में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? फॉर ए केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए आपका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन की बात की जाए तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है जी आपका मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। लेकिन केमिकल इक्वेशन के लिए क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसकी तरफ होंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाए? मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। इसीलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन की क्या करते हैं जी? बैलेंसिंग करते हैं। इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज़ को समझाने के लिए आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण लिखने की कोशिश करता हूं, ताकि इस चीज़ की, इस स्टेटमेंटल फॉर्म को इक्वेशन के जरिए आपके दिमाग तक पहुंचाया जा सके। कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा, किस में टूट जाए? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किस में? CO2 गैस के अंदर। यहाँ से मैंने क्या कहा जी? जितना रिएक्टेंट का जो मास है, जितना रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ होगा, जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ होगा, उतना रिएक्टेंट रिएक्ट करके ही किसका निर्माण कर रहा होगा? प्रोडक्ट का। तो देखते हैं कि क्या वो आंसर बराबर आते हैं या नहीं। मुझे पता चला कैल्शियम का वजन कितना होता है? 40 ग्राम। कार्बन का वजन कितना होता है? 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम। तो कितने ऑक्सीजन है अपने पास? 3। तो कह सकता हूँ 48 ग्राम। जब सभी का सम किया होगा तो हमारे पास जो संख्या मौजूद हुई होगी डेट इज कॉल्ड 100 ग्राम। ऐसे ही यहाँ पे हमने रिएक्टेंट की जब कैलकुलेशन की होगी तो कैलकुलेशन करने पे पाया गया 40 ग्राम, ये 16 ग्राम रहा होगा। टोटल वजन कितना? 56 ग्राम। ऐसे ही जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो ये 12 ग्राम, ये 16 इंटू 2 ग्राम, टोटल जो वजन आया होगा डेट इज 44 ग्राम। अब दोनों का जब मैं सम कर दूं तो टोटल वजन किसके बराबर आया होगा? 100 ग्राम के बराबर। तो मैं कह सकता हूं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है ताकि उसके कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या किया जा सके? फॉलो करवाया जा सके। ज़रूरी नहीं आप यही एग्जाम्पल ले, कोई भी एग्जाम्पल आप आसानी से ले सकते हैं और उस चीज़ के डाटा को आप आसानी से क्या करवा सकते हैं? प्रूव करवा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ जी 100 ग्राम किसके बराबर आया होगा? 100 ग्राम। तो जितना रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ होगा उतना ही
किसकी फॉर्मेशन हुई होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई होगी। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन ये कि बैलेंसिंग करवाने के बाद और क्या क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है आप रिएक्शन से जो ऑब्टेन करवा सकते हो। जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो फॉलो करवाना है ही, प्लस बैलेंसिंग इसलिए की गई ताकि उस बैलेंसिंग के दौरान जो स्टिचियोमेट्री, जो संख्याएं आपने यूज की, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं केमिस्ट्री में, मोल को। मोल मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मात्रा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं वो संख्याएं। अब वो मात्रा से आप क्या क्या चीजें ऑब्टेन करवा सकते हो, जैसे इसी रिएक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और मैं क्या कहता हूं जी, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसके सामने जो संख्या लिखी हुई है वो कितनी है, 1, तो इसका मतलब ये कितना मोल रहा होगा, 1 मोल। ये बना भी कितना होगा, संख्या सामने है 1, तो 1 मोल। ये भी कितना बना होगा, 1 मोल। आपको पता है कि 9th क्लास में आपने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था, मोल कंसेप्ट। मोल क्या होता है, गिवन वेट की संख्या डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। इसे आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, मोल कह सकते हो। इससे आप किसी भी कंपोनेंट के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद हैं। 9th क्लास में आपने एक थ्योरी पढ़ी थी, डेट इज कॉल्ड डाल्टन थ्योरी। इसका मतलब कह सकता हूँ मोल से आप किसी भी कंपोनेंट के क्या निकाल सकते हैं, मोलिक्यूल निकाल सकते हैं, एटम निकाल सकते हैं, उसका मास निकाल सकते हैं। जैसे यहां से पता चला ये 1 मोल, तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड मीन्स इसका मोलिक्यूल रहा होगा 1 मोल, मतलब यहां से कितने मोलिक्यूल जनरेट हुए होंगे, 1 मोलिक्यूल जनरेट हुआ होगा। ये भी कितना मोलिक्यूल बना होगा, 1 मोलिक्यूल। ये भी कितना बना होगा, 1 मोलिक्यूल। अभी अभी बताया था अगर आपके पास मोल आ जाते हैं तो मोल से आप क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। अभी अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने पाया इसका जो 1 मोल होता है उसका मास कितना होता है, 100 ग्राम। इसका 1 मोल जो होता है उसका मास कितना होता है, 56 ग्राम। इसका जो 1 मोल होता है उसका वजन अभी अभी हमने पढ़ा था कितना था, 44 ग्राम। मतलब मोल की सहायता से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मास भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसीलिए इक्वेशन के सामने जो स्टिचियोमेट्री है, जो बैलेंसिंग की संख्याएं हैं, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। या फिर क्या कह सकता हूँ, यहाँ से गैस बन रही है और आपको पता है जो गैस होती है उसकी क्या होती है, वॉल्यूम। अगर मैं इसी रिएक्शन को एसटीपी पे करवाऊँ, किस पे, एसटीपी पे। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अगर इसी रिएक्शन को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे करवाता हूँ तो मैं क्या निकाल सकता हूँ जी, किसी भी गैस का जो 1 मोल रहा होगा, 1 मोल ऑफ गैस, किस पे, एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का 1 मोल कितनी वॉल्यूम के बराबर होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या क्या ऑब्टेन हो सकती है बैलेंसिंग के बाद, किस तरीके से एक रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव हो सकती है वो आपके सामने मौजूद है। मैं मोल निकाल सकता हूँ, मोल से मोलिक्यूल निकाल सकता हूँ। दूसरा आपको पता है मोलिक्यूल का निर्माण कैसे होता है, एटम प्लस एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो किसका निर्माण किया जा सकता है, मोलिक्यूल का। मोलिक्यूल निकाल सकता हूँ, उसका मास निकाल सकता हूँ, एटम्स की संख्याएं निकाल सकता हूँ, मोल निकाल सकता हूँ, किसी भी गैस की वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो ये वो इंफॉर्मेटिव चीज़ें रही होंगी जो आपको पीछे वाले वीडियो में और इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई कि क्यों एक रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इतना अहम माना जाता है बैलेंसिंग करने के बाद, क्योंकि वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने साथ क्या करके रखती है, कंटेन करके रखती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में जब बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 इस चैप्टर की, डेट इज कॉल्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, उनको फिर फर्दर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए ओके, जय हिंद, जय भारत।